आज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे बीच में नए साथी आए हैं उनकी क्योंकि ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई है और उन्हें कार्य भी विभाग में लगातार करना पड़ रहा है। तो जो कार्य वो विभाग में कर रहे हैं उनको बेहतर बनाने की दृष्टि से वो जो काम कर रहे हैं अपने कर्तव्य और दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कर पाएँ, उसके लिए हम बहुत पहले से हमारे जो मनीषी लोग हैं वो तकनीकी कार्यशाला के आयोजन के लिए लगातार प्रयासरत रहे, मगर किन्हीं कारणों से वो कार्यशाला सभी जगह हो पाना संभव नहीं हो पाई। तो आज हमारे बीच में हमारे संगठन के चेयरमैन तकनीकी विश्लेषण प्रकोष्ठ श्रद्धेय हृदय प्रकाश भारद्वाज साहब आज यहाँ केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध हैं। तो वो अपने, क्योंकि वो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम, बहुत जानकार और सारी विभाग की जितनी भी चीज़ें हैं उनका निचोड़ उनके पास तकनीकी ज्ञान वो बहुत ज़्यादा है। हमारी जितनी भी मैगजीन रही है उन सब में सारे तकनीकी जो विषय हैं वो इनके द्वारा लिखित रहे हैं। तो आज हमारे बीच में उपलब्ध है। हमारे जूनियर इंजीनियर साथियों में कार्य में जो वो कार्य करते हैं उनमें सृजनात्मक कुछ बेहतर जब वो काम करेंगे तो उन्हीं के ऊपर भारद्वाज साहब जो है कुछ विचार अपने देंगे, कुछ सुझाव देंगे जिनके सहारे हमारे नए साथी अपने कार्यों को बेहतर रूप में कर पाएंगे। वो अपने जो कार्य कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता निश्चित रूप से अच्छी होगी। उसी दृष्टिकोण से आज ये एक छोटी सी वीडियो कार्यशाला हम अपने साथियों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें हमारे भारद्वाज साहब जो हैं, जो चेयरमैन तकनीकी विश्लेषण प्रकोष्ठ हैं, आज पूरी की पूरी कार्यशाला वो हमारे नए साथियों को संबोधित करते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने चेयरमैन साहब। सभी साथियों को नमस्ते। अपने 39 वर्ष के सेवा काल में लगभग 25 वर्ष में नलकूप अनुरक्षण, नलकूप निर्माण इससे संबंधित रहा। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों को कुछ तथ्यात्मक बातें मैं बताऊं। पहली बात, पंप हाउस के ऊपर जो पिलर बनते हैं पहले 9x14 के थे। प्रमुख अभियंता अरुण कुमार जी जब आगरा गए तो मैंने उनके समक्ष उठाई कि साहब इसमें 4 सरिया जो डालनी है वो मैं ऐसा नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ डाली जाए। वो मुख्य अभियंता नलकूप पश्चिम काफ़ी दिमाग लगाते रहे, तो वो कहने लगे कि भाई ऐसा करो, ईंट तोड़ लो और तोड़ने के बाद इसमें जो बीच की जगह बचे उसमें सरिया डाल के वो
मैन्युफैक्चरिंग के आगे मैसनरी की आईडी स्पेसिफिकेशन रख दी, आईडी स्पेसिफिकेशन रख दी। मेरे साहब इसमें लिखा हुआ है कोई भी टूटी हुई ईंट निर्माण कार्य में प्रयोग नहीं की जाएगी। तो इसमें संशोधन करा दो। लास्ट ये हुआ कि वो पंप हाउस के पिलर का साइज पूर्ववत 14x14 कर दिया गया, जिसमें 4x4 का हमें होल मिल जाता है और उसमें वो सरिया पड़ जाती है। साथियों, पंप हाउस के निर्माण में जब हम लिंटल डालते हैं तो लिंटल में आउटर स्कर्ट पे बेंडिंग बाइंडिंग का मतलब क्या है कि वो सरिया को मोड़ना। तो बाहर मुड़ी हुई सरिया जो आएगी उसमें भी एक सरिया पड़ेगी जो मुड़ी हुई होगी और उसके बाद में प्लास्टर किया जाएगा। तो आजकल जो चेन टेकल चढ़ाने में हमारे कॉर्नर टूट जाते हैं वो नहीं टूटेंगे। कृपया इस बात पर विशेष ध्यान दें कि बाहर सरिया ज़रूर उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, साल में 2 बार रबी फसल खरीफ फसल में हमें पंप का डिस्चार्ज, डिप्रेशन और उसकी डिस्चार्ज प्रपत्र भर के देना पड़ता है। 12 इंची के हाउजिंग में जब 6 इंची पाइप से मेल फीमेल फिलेंज के साथ सेट लोअर किया जाएगा तो इतना गैप ही नहीं बचता कि हमारा डिप्रेशन टूल नीचे तक चला जाए, कहीं न कहीं फंस जाता है, टूट जाता है और फर्जी डिप्रेशन हम लोग अंकित कर देते हैं। यही हाल ओवरहेड, ये आपका हेडर असेंबली है, उससे दोनों तरफ पीवीसी पाइप के लूप निकले हुए हैं। डिस्चार्ज नापने की वीनोस टैंक में है सुविधा। तो जब पानी दोनों तरफ जाने लगेगा और 1-1, 2-2 किलोमीटर की लाइन होती है तो डिस्चार्ज नप नहीं सकता। आप लोग इतनी भयंकर भूल कर रहे हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं महकमे के साथ कि फर्जी डिस्चार्ज डिप्रेशन लिख के दोनों फसलों में भेज रहे हैं और उसी आधार पर एफिशिएंसी निकाल के सज्जा को दे देते हैं और सज्जा उन पंपिंग सेटों की 10% जो डिपॉजिट वो रिलीज कर देता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि फर्जी डिस्चार्ज डिप्रेशन देना बंद करें। नंबर 30, हमारी कार्यशालाओं में अब 90% हमारे ट्यूबवेलों पे सबमर्सिबल पंपिंग सेट लगे हुए हैं और सबमर्सिबल पंपिंग सेट की रिवाइंडिंग मरम्मत हमारी कार्यशालाओं में होती है। मोटर की रिवाइंडिंग में जो पीवीसी वायर प्रयोग किया जाता है उसका हाई टेंशन टेस्टिंग होना चाहिए। पूरे प्रदेश की किसी भी कार्यशाला में भारतीय मानक के अनुसार उसके टेस्टिंग का प्राविधान नहीं है। किसी ने मिट्टी का वो चिनाई करके टैंक बना लिया, उसमें टेस्टिंग कर रहा है। कोई उसके दोनों तारों को उस पर लगा देते हैं, ट्रिप हो जाते हैं, सही मान लेते हैं। जबकि उसमें से एक सिरा हमारा ग्राउंड अर्थ होना चाहिए, टैंक मेटल का होना चाहिए और एक सिरा उसका ग्राउंड अर्थ होना चाहिए। दूसरे सिरे पे अपोजिट साइड में हमारी हाई टेंशन टेस्टिंग की नेगेटिव की तार लगाई कस दी जाएगी। जो सिरा खाली रह गया उस पर पॉजिटिव वाला सिरा कस दिया जाएगा और हाई टेंशन चालू करने के बाद धीरे 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 हम उसका लोड बढ़ाते जाएंगे और 3 kVA लोड पे उसे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये तार सही रहता है तो इसका मतलब है पीवीसी वायर सही है और तार पंक्चर हो जाता है तो वो तार मोटर बांधने के कार्य नहीं है। और कहीं भी हाई टेंशन टेस्टिंग तार की नहीं की जा रही, इसलिए हमारी मोटर बर्निंग भी बढ़ रही है। आप लोग महीने के आखिर में जो अपने अकाउंट देते हैं
उसको 2 प्रतियों में बनाते हैं, एक सब डिवीज़न में दे दी और एक अपने पास रख ली। जब फुर्सत मिलेगी तो इसको 1S में 2S में पोस्ट कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इधर उधर हो जाते हैं हमारे अकाउंट के पर्चे, तो हमारा पोस्टिंग गलत हो के डिस्क्रिपेंसी बन जाती है। कृपया पहले सब 1S और 2S पोस्ट करने के बाद अकाउंट की कॉपी दें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। दूसरी बात, ये हमारा सबमर्सिबल पंपिंग सेट डायनेमिक बैलेंसिंग पद्धति पर आधारित है। चूँकि इसमें एंडर वाल्व लगा होता है, तो जब हमारा सेट बंद होता है तो वो जो फ्लैपर है उसका वाल्व का नीचे जाके बैठ जाता है और वाटर हैमर जो क्रिएट होता है, पानी चल बह रहा हो और उसे एकाएक रोक दिया जाए तो पाइप में वाटर हैमर क्रिएट हो जाता है। और ये देखा गया कि वाटर हैमर जो है 3000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर का हो जाता है। तो हमारे सेक्शन मिस्त्री भाई इस फ्लैपर को नए पंपिंग सेट को फिट करते टाइम निकाल देते हैं, ताकि जब वो सेट खोला जाए तो पानी से उनके पाइप में पानी भरा रहेगा, तो वो जब खोलेंगे तो उनके ऊपर पानी गिरेगा और वो भीग जाएंगे। कृपया ये गलती न करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है कि फ्लैपर उसमें ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं नलकूप निर्माण की। नलकूप निर्माण के लिए 1978 में विभाग द्वारा स्थायी आदेशों की एक पुस्तिका जारी की गई थी। पत्रिकाओं में भी, हमारी इंदूर में भी हमने छाप रखा है, और नहीं हो तो आप मांग सकते हैं। इसमें पहला जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो ये है कि हर ट्यूबवेल की जो रेता निकल रहा है उसकी सीव एनालिसिस की जाएगी। सीव एनालिसिस का मतलब छलनी होती है, ये 8 से लेके 480 तक की, और वो एक के ऊपर एक सतह लगा के बना ली जाती है। और जो रेता है हमारा सबसे ऊपर डाला जाएगा, फिर हम 1 मिनट तक उसे हिलाते हैं, और इसके बाद जो रह जाता है जिस छलनी में जो, उसे वेट करते चले जाते हैं और क्यूमुलेटिव वेट बढ़ाते जाएंगे। जैसे 480 में 0, 240 में 3 ग्राम रह गया तो वहाँ हो जाएगा 97, आगे रह गया 40 तो वहाँ रह जाएगा 60। यानी फाइनल कंटेंट का हम उसमें लिखते हैं, और उसके अपोजिट में जो है फिर 100 में से उन्हें घटा के लिख देते हैं। इसके बाद इसकी कर्व बनाई जाती है, जो पॉइंट हम लगाएंगे, जो चार्ट बना रहता है स्टेटा चार्ट के पीछे। हालांकि अब तो दूर की सपना हो गया है, हमारे पीरियड में तो ये बनाया जाता था। तो उस पर सीव एनालिसिस की कर्व बनाई जाती है फ्री हैंड, और उससे के आधार पर ग्रेविल की साइज निकाला जाता है। तो पहली मैं आपको बता दूं, D60/D10, यदि 2 या 2 से कम है तो सैंड के पार्टिकल सिमिलर माने गए हैं, और इसका फैक्टर जो है 9.5 से 11.5 एक फैक्टर है, ये होता है। और यदि 2 से ज़्यादा है तो अनयूनिफॉर्म है, इसके लिए 11.5 से 15 ये इसका फैक्टर होता है। अब एक होता है पैक एक्यूफर रेशियो, D50 ऑफ ग्रेविल डिवाइडेड बाई D50 ऑफ सैंड। तो सैंड की जो D50 हमारे ग्राफ से मिलेगी, उससे हमें एक बार इस फैक्टर को, मिनिमम वाले को, एक बार मैक्सिमम वाले को गुणा करेंगे, वो हमारे ग्रेविल का साइज आएगा। इस ग्रेविल साइज को फिर उसी
ग्राफ पर जो लॉगरिथम ग्राफ है उस पर हम D50 वाली उस पर इनकी दो मार्किंग कर लेंगे नीचे से देखते हुए, और मार्किंग करने के बाद उस सेंड के पैरेलल मिनिमम और मैक्सिमम लाइन खींच दी जाएंगी, और उस पर भी उस कर्व के सेंड की जो कर्व है उसके समानांतर ही फ्री हैंड कर्व बना दिया जाएगा। वो कर्व जो है जहाँ D10 पे काटेगी उसे हम नीचे देखेंगे, जो साइज आएगा वो हमारे स्लॉट की ओपनिंग होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी निर्माण खंड में कोई भी सीव एनालिसिस नहीं कर रहा है, जबकि ये मस्ट है। पॉइंट या आप जो बजरी इस्तेमाल कर रहे हैं 2 to 3.35, यह उस सेंड के लिए है जिसकी D50 0.2 mm हो। इसीलिए 0.2 mm से कम की ग्रेविल को हम टेप नहीं करते हैं। दूसरी बात, वर्टिकलिटी किसी भी डिवीजन में नहीं नापी जा रही। वर्टिकलिटी नापने के एपरेटस ही नहीं है, उपकरण ही नहीं है। और एक तो साइज पाइप का 12 इंची है और उसमें भी 12 ईयर नॉन वर्टिकल हो गया, तो हमारी जो फ्लेंज है वो टकराएगी। जो मेल फीमेल फ्लेंज से हम सेट लोअर करते हैं, तो हमने सुझाव दिया था कि कॉलम पाइप की थिकनेस जो इस समय 8.3 है, 8.1 mm है, इसको जो है 10 mm कर दिया जाए, तो इस पर इस मेल और फीमेल स्क्वायर थ्रेड कट जाएंगे और फ्लेंज हट जाएगी, और ये डिप्रेशन नापने में, वाटर लेवल नापने में कोई परेशानी नहीं होगी। 31 अक्टूबर को जो पिछली मीटिंग हमने प्रमुख अभियंता यांत्रिक के साथ की थी, श्री रघुवंशी जी के साथ, 31 अक्टूबर को उसको हमारे जो प्रस्ताव थे उसका कार्यव्रत में मिला। हमारी 95% बातों से सहमत होते हुए भी सन 13 से आज तक कोई भी सुधार विभाग द्वारा नहीं किया गया है। तो कम से कम अब दूसरा सवाल आता है कंप्रेसर का, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट दो विधि से होता है। एक होता है ग्रेविल के स्टेबलाइजेशन के लिए, कंप्रेसर से बैक लगाते हैं और उस पर बजरी का, जैसे कहते हैं ना बैक आ गया ऊपर आता है, तो बजरी उससे हमारी स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि बारीक बारीक कण जो होंगे वो हमारे स्लॉट की तरफ आ जाएंगे और मोटे कण बाहर की तरफ को चले जाएंगे। 30 घंटे इसका प्रोविज़न है। इसके बाद उस पर ओपी यूनिट चलाई जाती है। ओपी यूनिट स्टेबलाइजेशन के लिए, ताकि जो सेट बना है वो स्टेबलाइज रहे, उसके लिए चलाई जाती है। निर्माण खंड में कंप्रेसर या तो चलता है या ओपी यूनिट से ही सीधे डिस्चार्ज दे दिए जाते हैं। नलकूप रेता इसीलिए ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि हम ग्रेविल जो है सही साइज की प्रयोग नहीं कर रहे। स्लॉट पाइप के चारों तरफ 6-6 इंची ग्रेविल होनी चाहिए और हाउसिंग पाइप के चारों ओर 4 इंची से 5 इंची ग्रेविल होनी चाहिए। फिल्टर सही नहीं बनने की वजह से और डेवलपमेंट सही नहीं होने की वजह से नलकूप इतनी भारी मात्रा हमारे दे रहे हैं, और हमारे प्रमुख अभियंता कान में तेल डाले बैठे हैं, उन्होंने तो कोई ज़रूरत नहीं देखने की। साथियों, स्टैंडिंग ऑर्डर 60 एक विभाग ने किया है, जिसमें नलकूप खंड का हर शासी अभियंता अपने खंड में निर्मित होने वाले नए व पुराने सभी नलकूपों का डिस्चार्ज, डिप्रेशन और सैंड पार्ट स्वयं नापेंगे। और उन्हें ऐसा ये प्रतीत होता है कि नलकूप में सुधार की आवश्यकता है तो तुरंत अधीक्षण अभियंता के संज्ञान में लाकर वो कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आज तक के इतिहास में किसी भी अधिशासी अभियंता ने स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 60 का
अनुपालन नहीं किया है। इसमें यह भी प्राविधान है कि यदि किन्हीं नलकूपों का वो नहीं निरीक्षण कर पाते तो वो अपने चार्ज मीमो में लिख के जाएंगे कि ये नलकूप मैं नहीं देख पाया हूँ, कृपया इनका आप दे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख अभियंता से तकनीकी वार्ता का एक वार्ता हम संपन्न कर चुके हैं 13 में, और 13 की वार्ता 11 बजे सुबह शुरू हुई थी और शाम 4 बजे तक चली थी। हमारी सभी बातों पर लगभग सहमत होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं किया जाना ये दिखाता है कि अधिकारी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। यदि ये सुझाव हमारे तकनीकी न माने गए तो मुझे लग रहा है कि 30 के बाद नलकूप बनाना ही सरकार बंद कर देगी। कृपया मैंने जो बात कही है उन पर ध्यान दें और अपनी ओर से प्रयास करें कि ऐसी त्रुटियां न हो पाएँ। क्वेरी की मैंने रसीद पकड़ाई प्रमुख अभियंता को, जिसमें क्वेरी वाला लिख के दे रहा है 6 to 8 mm बजरी का साइज, क्योंकि उस पर टैक्स कम लगता है बड़े साइज वाली पे, और हमारे लोग उसे नाप रहे हैं 2 to 3.35 mm। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि किसी भी डिवीज़न की बजरी का सीव एनालिसिस करा लिया जाए, बजरी जो है सही साइज़ की नहीं निकलेगी, और सही साइज़ की बजरी न होने से नलकूप भयंकर रेता दे रहे हैं, सेट कट रहे हैं, ट्यूबवेल चल नहीं पा रहे, और विभाग की हम छवि धूमिल कर रहे हैं। कृपया आप जितना भी योगदान इसमें दे सकते हो कृपया दें। धन्यवाद।